नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन इस वीडियो में तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं? 4। पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों आपका अलुक तत्पुरुष। अलौकिक तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, अलौकिक तत्पुरुष समास क्या होता है? किसे कहते हैं? अलुक का अर्थ होता है गायब। अलुक का अर्थ होता है गायब। तो इस समास में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर संस्कृत भाषा के उदाहरण इसमें प्रयुक्त होते हैं। और इसमें होता है कि इस समास में दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या अव्यय पदों का लोप रहता है। कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या अव्यय पदों का लोप रहता है, अदृश्य रहते हैं। जब दोनों पदों को अपन अलग अलग करते हैं तो जो पद छिपा हुआ है, जो चिन्ह छिपा हुआ है, वह अपने आप ही व्यक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें अधिकतर संस्कृत के उदाहरण प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उदाहरण प्रयुक्त होते हैं, जैसे मनसीज, सरसीज, मृत्युंजय, मनोज, मनोगे, वनेचर, खेचर। अब दोस्तों, आपके सामने ये है मनसीज, सरसीज, मृत्युंजय, मनोज, मनोगे, वनेचर और खेचर। ये आपके अलुक तत्पुरुष के उदाहरण है। अलुक का अर्थ है गायब। तो समास में सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस समास में क्या होता है? दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या अव्यय पदों का लोप रहता है, जो अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता है। जब दोनों पदों को अपन अलग अलग करेंगे तब वो अदृश्य पद है, विभक्ति चिन्ह है, वो अपने आप व्यक्त हो जाता है। अब इसमें से एक शब्द है आपका मनस। मैं आपको बता रहा हूं इसकी पहचान कैसे करनी है आपको। जैसे एक शब्द है मनस, दूसरा इसका पद है आपका जय। मनस हो गया एक पद, दूसरा पद जय हो गया। तो अब इसमें अलुक क्या चीज है? अलुक है अदृश्य क्या चीज, छिपी हुई क्या चीज है? ये जो ई है, ई की मात्रा है, वो इसमें अलुक है, अदृश्य है। तो मनस पूर्व पद हो गया और ये जय उत्तर पद हो गया। और इसमें जो ई छिपी हुई है, यही आपका अलुक तत्पुरुष की पहचान है। जो तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं, इसमें 3 और बच गए। 3 कौन कौन से बच गए दोस्तों? दूसरा है आपका नए तत्पुरुष, तीसरा है उपपद तत्पुरुष, चौथा है लुप्त पद तत्पुरुष और पहला हो गया आपका अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद और लुप्त पद। बल्कि ये कंडीशन इस अलुक तत्पुरुष को छोड़ करके बाकी तीनों में नहीं होती है। कौन सी कंडीशन? कि दोनों पदों को अलग अलग करने के बाद में अलुक तत्पुरुष के उदाहरण में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचेगा और बाकी इन तीनों में कुछ भी नहीं बचने वाला है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, अलुक तत्पुरुष का उदाहरण आपके सामने ये है। नए तत्पुरुष का उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे अनाथ। इसका लिख रहा हूं जैसे आपके सामने जलज। और लुप्त पद का लिख रहा हूं आपके सामने रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी लुप्त पद का उदाहरण है, जलज उपपद का उदाहरण है, अनाथ नए तत्पुरुष का उदाहरण है और ये मनोज
आपका अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। तो अलुक तत्पुरुष की अलग ही पहचान है कि समास में दो पद होते हैं, दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ ना कुछ विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या अव्यय पद निश्चित रूप से बचेगा, बाकी इन तीनों में नहीं बचेगा। ये इसकी अलग से पहचान है। इसी पहचान से आपको अलुक तत्पुरुष के उदाहरण का पता लगेगा। जैसे इसमें अपन रेल और गाड़ी दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ नहीं बच रहा है। इसमें जल और जय, जल में जन्म लेने वाला। इसमें ए और नाथ, कुछ नहीं बच रहा है। अब इसमें शुद्ध पद क्या हो सकता है? शुद्ध पद मनो तो हो नहीं सकता, इसमें रहेगा आपका मन और जय, यह आपकी ओ की मात्रा बच गई है। तो यही इस अलुक तत्पुरुष की पहचान होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अलुक तत्पुरुष में संस्कृत के उदाहरण प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत शब्दावली के उदाहरण प्रयुक्त होते हैं, और दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचेगा, और दोनों पदों के अलग अलग करने के बाद में ई इसमें बच रही है। सरसीज में एक पद क्या रहेगा? सरस प्लस जय, इसमें भी दोस्तों आपकी ई बच रही है। मृत्युंजय में एक पद क्या रहेगा? पूर्व पद मृत्यु हो गया और उत्तर पद जय हो गया, ये अनुस्वार इसमें बच गया। मनोज में मन प्लस जय, ये ओ की मात्रा बच गई। मनोगे में मन प्लस गे, इसमें भी ओ की मात्रा बच गई। वन्यचर में वन प्लस चर, इसमें ए बच गया। खेचर में ख प्लस चर, इसमें भी ए बच गया। तो दोस्तों ख का अर्थ होता है आकाश, आकाश में विचरण करने वाला खेचर पक्षी। तो दोस्तों अलुक तत्पुरुष में निश्चित रूप से दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचेगा, बल्कि इसके अलावा तीन और वेद है उनमें कुछ भी नहीं बचेगा, यही इसकी पहचान है। तो मनस जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। तो इसमें हो गया मनस प्लस जय, मन में जन्म लेने वाला। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बल्कि मन चीज आ जाए तो इसका समास विग्रह होगा कि मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला। सर चीज का होगा सरोवर में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। फिर है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। फिर है मनोज, इसका हो जाएगा मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला। फिर है मनोगे, इसका समास फिर होगा मन को जानने वाला, मन को जानने वाला। वनेचर, वन में विचरण करने वाला। फिर आपका खेचर, ख का अर्थ होता है आकाश, तो ये आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। तो दोस्तों अलुक तत्पुरुष के ये उदाहरण होते हैं और इनका समास विग्रह हो गया। जैसे मन चीज का समास विग्रह हो जाएगा मन में जन्म लेने वाला, कौन हो गया? कामदेव। कौन हो गया दोस्तों? कामदेव। फिर अगला है सरसीज, सरस का अर्थ होता है सरोवर, सरोवर में जन्म लेने वाला, कौन हो गया दोस्तों? कमल। फिर है मृत्यु को जीतने वाला, शिव। फिर अपने मन में जन्म लेने वाला, फिर हो गया मन में जन्म लेने वाला कौन दोस्तों? कामदेव। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? कामदेव। फिर है मन को जानने वाला, वही कामदेव। वन में विचरण करने वाला, तो आकाश में विचरण करने वाला हो गया आपका पक्षी। क्या हो गया दोस्तों? पक्षी। इस प्रकार से ये अलुक तत्पुरुष समास की पहचान होती है कि दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचेगा, तो होता आपका अलुक तत्पुरुष समास। अब है दोस्तों इसमें इन संस्कृत उदाहरणों के अलावा इसमें एक नियम और आता है कि जिन सामासिक पदों के उत्तर पद के रूप में दार,
वाला, दार और वाला हो, मतलब इसी में आते हैं अलुक तत्पुरुष में कि जिस सामासिक शब्द के उत्तर पद के रूप में दार और वाला हो तो वो भी अलुक तत्पुरुष समास का ही उदाहरण माना जाता है। जैसे दुकानदार, ठेकेदार, जमींदार, थानेदार, दूध वाला, खोमचे वाला। ऐसे दोस्तों उत्तर पद के रूप में दा और वाला होना चाहिए तो वो भी आपका अलुक तत्पुरुष का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर दार का अर्थ होता है मालिक, दार का अर्थ होता है मालिक और वाला का अर्थ होता है मालिक, वाला का अर्थ होता है काम करने वाला। ये कर्ता का बोध कराता है, ये भी कर्ता का बोध कराता है। जैसे दुकानदार तो इसका समास भी होगा दुकान का दार, दुकान का मालिक। ठेकेदार, ठेके का दार। जमींदार, जमीन का दार। थानेदार, थाना का दार। दूध बेचने वाला, खोमचे वाला, खोमचे बेचने वाला। तो दोस्तों ये अगर उत्तर पद के रूप में दार और वाला पद भी प्रयुक्त होता है तो वो भी आपका अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों पहला भेद हो गया अलुक तत्पुरुष। दोस्तों दूसरा उपभेद है आपका नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास। इसमें दोस्तों नकारात्मक भाव का बोध होता है। नए तत्पुरुष में नकारात्मक भाव का बोध होता है और इस समास में अन्य न ना इन 5 उपसर्गों का प्रयोग इस समास में किया जाता है। अन्य, अनहलंत, न और ना। अगर किसी भी पद से पहले इन 5 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किसी भी एक उपसर्ग का प्रयोग करते ही उस पद का अर्थ या उस शब्द का अर्थ नकारात्मक ही निकलेगा, नकारात्मक ही भाव उसका निकलता है। तो इस नए तत्पुरुष में होता है कि नकारात्मक भाव का बोध कराने वाला समास ही नए तत्पुरुष कहलाता है और नए तत्पुरुष में बस केवल इन 5 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इन 5 में से किसी भी एक उपसर्ग का प्रयोग करते ही उस शब्द का अर्थ नकारात्मक हो जाता है और यही इस नए तत्पुरुष की पहचान है। नए तत्पुरुष में इन 5 के अलावा किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अपन ए का प्रयोग करते हैं, अनाथ, अदृश्य, अनपढ़, अनजान, अनादर, अनावश्यक, नगण्य, नकुल, नालायक, नापसंद। अब दोस्तों ये उदाहरण सारे आपके नए तत्पुरुष के हैं। नए तत्पुरुष की एक ही पहचान है कि किसी भी सामासिक शब्द का पूर्व पद, अन, न और ना हो तो नए तत्पुरुष होगा और इनमें से कोई सा एक उपसर्ग जुड़ने के बाद उसका अर्थ भी क्या निकलेगा, नकारात्मक ही निकलता है। ये ए के उदाहरण हो गए, ये स्वर सहित हो गया, ये स्वर रहित हो गया, ये लय का हो गया और ये नाक का उदाहरण हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें ए को अलग करते हैं तो ए प्लस नाथ। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, नाथ का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। और उसमें ए उपसर्ग जुड़ते हो गया अनाथ, इसका समास विरोध जिसका कोई नाथ न हो तो इसका समास विरोध हो जाएगा जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ
ना हो या स्वामी ना हो। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता हो, जो दिखाई नहीं देता हो। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अनजान जो जानकार नहीं हो, दोस्तों ये इसके समास विग्रह हैं। अनादर जिसका आदर नहीं हो, अनावश्यक जो आवश्यक नहीं हो। नगण्य जिसे गिना न जा सके। नकुल जिसका कोई कुल या वंश न हो। नालायक जो लायक न हो। नापसंद जो पसंद न हो। तो दोस्तों इनमें से किसी भी उपसर्ग का प्रयोग करते ही इनका अर्थ नकारात्मक व्यक्त होता है। तो दोस्तों नए तत्पुरुष समास की यही पहचान रहेगी कि पूर्व पद के रूप में आपको ये 5 मिलेंगे तभी नए तत्पुरुष होगा। और ये 5 उपसर्ग में से कोई सा एक मिलने पर नए तत्पुरुष के अलावा दूसरा हो नहीं सकता है। पहला समास था अलुक तत्पुरुष, उसकी पहचान अलग थी। उसमें तो दोनों पदों को अलग अलग करने के बाद में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचता है। और इसकी पहचान यह है कि शुरू में या पूर्व पद के रूप में आपको इन 5 में से कोई सा एक मिलेगा। और वैसे भी इसमें दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ नहीं बचता, जैसे ए को अलग किया और नाथ को अपने अलग किया, कुछ नहीं बच रहा है। और वो अलुक तत्पुरुष में निश्चित रूप से बचता है। तो दोस्तों इनका एक तो समास विग्रह ऐसे होता है, और इसका दूसरी तरीके से समास विग्रह कैसे होता है कि ये जो 5 उपसर्ग है, इन 5 उपसर्ग को हटाना है और 5 के स्थान पर आपको न लगाना है। ये 5 उपसर्ग आपको सामासिक शब्द में पूर्व पद के स्थान पर मिलेंगे। तो इन 5 उपसर्गों को हटाना है और इन सब के स्थान पर न लगाना है और उसके बाद में उत्तर पद लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? उत्तर पद। ये उपसर्ग हटाकर न लगा देना और बाद में उत्तर पद लिख देना। अब देखो इसमें ए उपसर्ग है, इसमें ए, अन, न और ना। तो उपसर्ग हटा दिया, उसके स्थान पर को न लगा दिया। ए के स्थान पर न लगाना है, सभी में न लगाना है और मूल उत्तर पद को बाद में लिखना है। तो होगा न नाथ। ये समास विग्रह भी सही है और ये समास विग्रह भी सही है। फिर अदृश्य का हो जाएगा न दृश्य। फिर अनपढ़ का हो जाएगा न पढ़, क्योंकि इसमें अन हट गया, अन के स्थान पर न लगा दिया। सभी के स्थान पर ही आपको न का प्रयोग करना है। फिर अनजान न जानकार। अनादर न आदर। फिर अनावश्यक न आवश्यक। फिर आपका नगण्य तो न गण्य। फिर नकुल न कुल। नालायक न लायक। नापसंद और न पसंद। दोस्तों ये समास विग्रह भी सही है आपका और ये समास विग्रह भी सही है। तो दोस्तों ये हो गया आपके 2 उपभेद। पहला अलुक तत्पुरुष हो गया जिसमें दोनों पदों के मध्य कुछ विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह निश्चित रूप से छिपी रहती है। और इसमें हो गया कि नए तत्पुरुष नकारात्मक अर्थ में मिलेगा और पहले पद के रूप में आपको इन 5 में से कोई सा एक मिलेगा। इसके समास विग्रह 2 तरह से होते हैं, अनाथ का जिसका कोई नाथ ना हो या फिर न नाथ। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। तीसरा उपभेद, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष का होता है, उपपद का अर्थ होता है दूसरा पद। पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद को अपन उपपद भी बोल सकते हैं।
तो इसकी परिभाषा ये है कि इस समास में उत्तर पद या उपपद पूर्व पद पर निर्भर रहता है। पूर्व पद पर निर्भर रहता है कि उत्तर पद पहले पद पर निर्भर रहता है। और इस समास में उत्तर पद के रूप में आपको क्या मिलेगा? जय, गय, द, धी, पै, गे, चर, कार, प्रद और दाई। दोस्तों अगर उत्तर पद के रूप में जय, गय, द, धी, पै, गे, चर, कार, प्रद और दाई ये मिले तब ही आपका उपपद समास होगा, वरना नहीं होगा। इसकी यही खास पहचान है कि उत्तर पद के रूप में ये निश्चित रूप से कोई भी इनमें से एक ही मिलेगा, तब होगा आपका उपपद तत्पुरुष। अब आप सोच रहे होंगे कि जय, गय, द, धी, पै, गे ये एक एक अक्षर है, एक एक वर्ण है, इनका अर्थ निकलता है, ये यहाँ पर पदों में शामिल है, ये वर्ण नहीं यहाँ पर है पद, इनका सबका अर्थ निकलता है। तो उत्तर पद के रूप में आपको ये मिले तब ही आपका उपपद समास होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों अपन ने 3 समास पढ़ लिए। पहला अल्प तत्पुरुष पढ़ा था, जिसमें क्या था कि दोनों पदों के मध्य कुछ ना कुछ छिपाव रहता है, दोनों पदों को अलग करने के बाद में विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह निश्चित रूप से बचता है। दूसरा था आपका नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष के शुरू में जो 5 उपसर्ग होते हैं ए, न, ना, अन, हलंत, इनका प्रयोग किया जाता है। और उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण में उत्तर पद, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद के रूप में आपको इनमें से कोई सा एक मिलेगा, तब ही उपपद समास होगा, वरना नहीं होगा। 3 पढ़ लिए अपने और तीनों सब अलग अलग है। अब जैसे मैं इसके उदाहरण कराऊं, जलज, अल्पज्ञ, कृतज्ञ, जलचर, पूरग, जलद, जलधि, पादप, सुखप्रद और फलदायी। क्या दोस्तों? फलदायी। अब ये समास है, इसमें 2 पद है, जल पूर्व पद है और जय उत्तर पद है। अल्प गे, कृत गे, जल चर, पुर गय, जल द, जल धी, पाद प, सुप्रद फलदायी। तो ये सामासिक शब्द है, इनमें 2 पद है, पूर्व पद अलग है और उत्तर पद अलग है। बल्कि इस समास की पहचान ये है कि उत्तर पद जब इनमें से कोई सा एक होगा तब ही उपपद समास होगा, जैसे जय, गे, चर, ऐसे। अब यहाँ पर जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। अब दोस्तों इनमें से 3 पद आपके अलुक तत्पुरुष में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे एक तो है उपपद और ये आपका अलुक तत्पुरुष। इन दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं आपको कि उपपद में कुछ उदाहरण उपपद के और अलुक तत्पुरुष के उदाहरण मिलते हैं, बल्कि दोनों में अंतर ही रहेगा। कौन कौन से उदाहरण मिलेंगे? एक तो मिलेगा आपका जय, एक मिलेगा गे और एक मिलेगा चर। जय, गे और चर ये 3 पद आपको अलुक तत्पुरुष में मिलेंगे और उपपद में भी मिलेंगे। जैसे उपपद में मिल रहा है आपका जलज, नीरज, और गे का लेते हैं अपन अल्पज्ञ, बहुज्ञ, और चर का लेते हैं
नभचर। अब इसमें लेते हैं मनोज, वक्षोज, मनोज्ञ, खेचर, वनेचर। अब दोस्तों ये उदाहरण तो है आपके उपपद के और ये उदाहरण आपके अल्लुक तत्पुरुष के। इसके अंत में भी जय, जय, गे, गे और चर। इनके अंत में भी जय, जय, गे, चर, चर। अब आपको पता कैसे लगेगा कि इनमें से कौन सा उदाहरण उपपद का है और कौन सा अल्लुक तत्पुरुष का है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पे भी जय का अर्थ जन्म लेना है, गे का अर्थ जानना है और चर यानी विचरण करना। यहाँ पे भी जय का अर्थ जन्म लेना है और गे का अर्थ जानना है और चर का अर्थ है यहाँ पर विचरण करना। बल्कि दोनों में अंतर ये रहेगा कि इसमें तो दोनों पदों को सामासिक शब्द में जो दो पद होते हैं दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ ना कुछ बचता है और इसमें दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ भी नहीं बचता है। ये इन दोनों की पहचान रहेगी। जैसे जल, जय को अलग किया अपन ने, जल को अलग किया। नीर और जय दोनों में कुछ नहीं बच रहा है। इधर देखना दोस्तों मन और जय, ये इसमें ओ बच रहा है। इसमें वक्ष प्लस जय, ये इसमें ओ बच रहा है, उनमें कुछ भी नहीं बच रहा है। यही इन दोनों में पहचान है। जब दोनों पदों को अलग करने के बाद में कुछ भी नहीं बचे तो देख लेना वो जय वाला उदाहरण उपपद का है। और कुछ ना कुछ बचे, चाहे बचे अनुस्वार, हलंत, कुछ भी बचे, वो होगा आपका अल्लुक तत्पुरुष का। इसमें अल्प प्लस गे कुछ नहीं बच रहा है। इसमें मन प्लस गे वही ओ बच रहा है। इसमें बहु प्लस गे कुछ नहीं बच रहा है। नव प्लस चर कुछ नहीं बच रहा है। इसमें वन प्लस चर और ख प्लस चर, इन दोनों में क्या बच रहा है, ए बच रहा है। तो अल्लुक तत्पुरुष के उदाहरण में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचेगा दोनों पदों को अलग करने के बाद में, और बाकी तीन बच गए उनमें आपको कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो ये तो है आपके उपपद के उदाहरण और ये आपके अल्लुक तत्पुरुष के उदाहरण। ये तीन है ना, जय, गे और चर, ये तीन उत्तर पद के रूप में इसमें मिलेंगे और ये तीन ही पद आपको अल्लुक तत्पुरुष में मिलेंगे, बल्कि दोनों में ये अंतर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन चलते हैं जलज। अब जय का अर्थ होता है यहाँ पर जन्म लेना, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। तो इसका अर्थ आएगा जल में जन्म लेने वाला। कौन हो गया दोस्तों, कमल। जल में जन्म लेने वाला कमल। अल्पगे, अल्प जानने वाला, अल्प जानने वाला। कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला, ये हो जाएगा आपका। फिर है जलचर, जलचर, ये हो जाएगा जल में विचरण, जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला। उर्ग, उर का अर्थ होता है पेट या हृदय, पेट या हृदय। और ग का अर्थ होता है गमन करना, तो हृदय के बल या हृदय के सहारे गमन करने वाला, गमन करने वाला। कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका सर्प। सांप के पैर जो होते हैं वो हृदय के बल से ही गमन करता है। फिर है जल दे, इसका हो जाएगा जल देने वाला, जल देने वाला। कौन जाएगा दोस्तों, बादल। तो जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा है वो बहुव्रीहि समास में भी प्रयुक्त होते हैं। फिर है जलधि, तो इसका हो जाएगा जल को धारण, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। क्या हो जाएगा, समुद्र। बादल पानी देता है और समुद्र जल को धारण करता है। फिर है पाद प्लस पे, यहाँ पर पे का अर्थ है पीना, धी का अर्थ है धारण करना, दे का अर्थ है देना, ग का अर्थ है गमन करना और गे का अर्थ है जानना और जय का अर्थ है जन्म लेना। पे का अर्थ है यहाँ पर पीना। तो पाद या पैरों से,
पाद या पैरों से, तो पाद से पीने वाला, पाद से पीने वाला, पैरों से पीने वाला पेड़ पौधे। मेरा सुखप्रद, सुख, सुख को प्रदान करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला। दूसरा है फलदायी, तो जगह फल को देने वाला, फल को देने वाला। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों जाना ना, उपपद में उत्तर पद पूर्व पद पर निर्भर रहता है। कैसे? ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो ये उत्तर पद है, इस पर निर्भर है, क्योंकि जन्म लेने वाला कहाँ जन्म लेता है? जल में। जानने वाला क्या? कम। क्या जानने वाला? किए हुए उपकार को। विचरण करने वाला कहाँ? जल में। गमन करने वाला किसके बल? हृदय के बल। तो ये उत्तर पद पहले पद पर निर्भर रहता है, और उत्तर पद के रूप में इनमें से कोई सा एक मिले तब ही उपपद समास होगा, वरना नहीं होगा। ये तीन जय, गे और चल इसमें मिलते हैं और अलुप्त तत्पुरुष में मिलते हैं। दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे चौथा है लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष में क्या होता है कि इस समास में कारक, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का लोप रहता है, अन्य पदों का लोप रहता है। कि इसमें दोनों पदों के मध्य, इसका नाम ही है लुप्त पद, पदों का लोप, पदों का लोप, कि दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों या विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का लोप रहता है, वो हो गया आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे यह है आपका दोस्तों रेलगाड़ी, रसगुल्ला, दही बड़ा, वन मानुष, वन मानुष, जेब घड़ी, पर्णशाला, पर्णशाला, पवन चक्की, जलकोवा, पनडुब्बी, पनडुब्बी। अब दोस्तों ये है कि दो दो पद हैं, ये रेल पूर्व पद है और गाड़ी उत्तर पद है। इन दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप रहेगा ही रहेगा, और कारक चिन्ह के साथ में अन्य पदों का भी लोप रहता है। तो रेलगाड़ी का समास शीघ्र होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। दोस्तों इसमें कभी कभार ऑप्शन में आपके ये भी आ जाता है कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी का समास विग्रह है, तो ए में होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, और बी ऑप्शन में आ जाता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि किसी भी सामासिक शब्द का समास विग्रह करते समय ज्यों का त्यों जो पद लिखे हुए हैं, वास्तविक जो पद लिखा हुआ है उसी का प्रयोग करते हैं, उसके पर्यायवाची पदों का प्रयोग कम करते हैं। पर्यायवाची शब्द अपन को नहीं लिखना चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक, क्योंकि जब आवश्यकता पड़े तब अपन उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेल है तो रेल ही लिखना है, ना कि पटरी। रेल का अर्थ पटरी होता है, बल्कि ये गलत माना जाएगा, आपका रेल पर चलने वाली गाड़ी सही है। रसगुल्ला, इसका हो जाएगा रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। फिर दही बड़ा, तो जाएगा दही, दही में डूबा हुआ, डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। वन मानुष, वन में रहने वाला, वन में रहने वाला मानुष, मानुष यानी मनुष्य। जेब घड़ी,
जेब में रखने वाली या रहने वाली घड़ी, जेब में रखने वाली या रहने वाली घड़ी। पर्णशाला, पर्ण से, पर्ण का अर्थ है पत्ते, पर्ण से बनी हुई, पर्ण से बनी हुई शाला, घास फूस के पत्तों से बनी हुई शाला। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। जल कौवा, जल में रहने वाला कौवा, जल में रहने वाला कौवा। पनडुब्बी, पानी में डूबकर, पानी में डूबकर चलने वाली नाव, पानी में डूबकर चलने वाली नाव। इस तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे उदाहरण है। पवन चक्की, वायुयान, ये सब इसी के उदाहरण है। अब दोस्तों ये है कि दोनों पदों के मध्य, जैसे पहला पद है रेल, उत्तर पद है गाड़ी। पहला पद रेल है, उत्तर पद गाड़ी है। दोनों पदों के मध्य लुप्त पद, पदों का लोप ये रहा, इन पदों का लोप था जो समास विग्रह करने के बाद में अपने आप अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे रसगुल्ला में पहला पद है रस, दूसरा पद है गुल्ला। अब लुप्त पद का मतलब होता है कि दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह के साथ अन्य पदों का लोप रहना लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। तो इसमें कारक चिन्ह के साथ साथ इन दो पदों का भी लोप था। इसमें दही और बड़ा दो पद हो गए, पूर्व पद उत्तर पद, इन दोनों पदों के मध्य इन पदों का लोप था। वन मानुष, इनका लोप है। जेब घड़ी में रहने वाला पदों का लोप है। इस प्रकार से लुप्त तत्पुरुष समास आपका होता है। अब दोस्तों यहां पर मैं छोटे रूप में एक बार चारों में अंतर बता रहा हूं। चारों में ये तो हो गया आपका लुप्त पद। पहला था आपका अलुप्त तत्पुरुष, दूसरा है आपका नए तत्पुरुष और तीसरा है अपना उपपद तत्पुरुष और चौथा हो गया आपका लुप्त पद। अलुप्त तत्पुरुष में क्या होता है कि दोनों पदों के मध्य कुछ ना कुछ, जैसे पहला पद हो गया आपका मन, दूसरा पद हो गया आपका जय, और इन दोनों पदों के मध्य यहाँ पर किसका लोप है? ओ का लोप रहता है। ये तो है इसकी पहचान अलुप्त तत्पुरुष की। अलुप्त तत्पुरुष में अधिकतर संस्कृत के उदाहरण होते हैं और दोनों पदों के मध्य कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बचेगा, चाहे कुछ भी बचे। जैसे मृत्युंजय है, मृत्युंजय है मृत्यु को जीतने वाला। अब इसमें एक पद तो हो गया आपका मृत्यु, दूसरा पद हो गया जय। अब इसमें क्या बच गया? अनुस्वार बच गया। तो ये विशेषता इस अलुप्त तत्पुरुष की होती है। नए तत्पुरुष में बता दिया कि नए तत्पुरुष के उदाहरण में नकारात्मक अर्थ मिलेगा और इसमें शुरू में 5 उपसर्ग मिलेंगे आपको ए, अन, अनहलंत, न और ना। जब ये पहले पद के रूप में आपको ये मिले पहले पद के स्थान पर, तभी आपका नए तत्पुरुष होगा, वरना नहीं होगा। और ये आ गए तो नए तत्पुरुष के अलावा और कोई समास नहीं होगा। उपपद में आपको क्या बताया कि जय, गय, पै, दै, धी, गे, कार, चर और दाई और प्रद। जब दूसरे पद के स्थान पर, उत्तर पद के स्थान पर जब आपको यह मिले, उत्तर पद के स्थान पर जब आपको इनमें से कोई सा मिले, तब ही आपका उपपद समास होगा, वरना नहीं होगा। जो 3 मिलते हैं जय, गे और चर, ये जय, गे और चर इसमें भी होते हैं और ये इसमें भी होते हैं, बल्कि इसमें कुछ बचेगा नहीं, इसमें कुछ बचेगा। तो दोस्तों अपने तत्पुरुष समास के जो 4 उपपद है वो चारों इस प्रकार से पूर्ण होते हैं। इसमें भी देखो लुप्त पद में भी कुछ नहीं बच रहा है। रेल, गाड़ी, रस, गुल्ला, दही, बड़ा, वन, मानुष, कुछ भी नहीं बचा। केवल दोनों पदों को अलग करने के बाद में
अलुक तत्पुरुष नहीं बचता है। इसकी पहचान ये हो जाएगी, इसकी पहचान उत्तर पद के स्थान में हो जाएगी। बच के ये दोनों, इसमें कुछ बचेगा नहीं और इसमें निश्चित रूप से बचेगा। तो ये हो गया आपके तत्पुरुष समास के 4 उपभेद। तो दोस्तों